Hi dear students, today we are going to study our first topic of 10th standard of science 1, that is gravitation. Yeah. This topic belongs in exam nearly 6 to 7 marks. 6 to 7 marks in your board examination, in which 1 marks question, which is multiple choice or fill in the blanks, and 2 marks question, which is give scientific reason or difference between. और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जो कि इसमें आता है एक प्रॉब्लम आएगा या फिर शॉर्ट आंसर आएगा, शॉर्ट आंसर इन ब्रीफ, ठीक है। तो बेसिकली ये चैप्टर 6 से 7 मार्क्स में आता है, ठीक है। तो आज हम ये चैप्टर को स्टार्ट करते हैं स्टडी करना, ठीक है। तो सबसे पहले चैप्टर में स्टार्ट करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि ये मार्क्स कितने मार्क्स का चैप्टर आता है और कैसे स्टडी करना है, ठीक है। तो ये चैप्टर में हम टोटल कवर करने वाली चीज़ें हैं। ये चैप्टर में हम स्टडी करेंगे अबाउट ग्रेविटेशन, जो कि इसका नाम है चैप्टर का, ग्रेविटेशन। सेकेंड चीज सर्कुलर मोशन, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट कैपलर्स लॉ स्टडी करना है हमको। कैपलर्स के टोटल 3 लॉज हैं इसके अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट हमको स्टडी करना है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और इसी को हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। The next topic is acceleration due to gravity. Acceleration due to gravitational force on the earth. Gravitational force of the earth, इसी के अंदर हम स्टडी करेंगे डिफरेंस बिटवीन मास एंड अर्थ, मास एंड वेट। नेक्स्ट फ्री फॉल एंड एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। जो हमने भी बताया, जो 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है वो बेस्ड ऑन या तो कैपलर्स लॉ के ऊपर आएगा या फिर डिफरेंस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके ऊपर प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक। तो हम स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन। ठीक है, अभी बहुत से लोगों ने सुना होगा कि साइंस फिजिक्स बड़ा टफ होता है। तो सबसे पहले इतना याद रखो, फिजिक्स में क्या होता है, ये इमेजिनरी होता है, ये होता नहीं है एक्चुअली में, जस्ट हमको इमेजिन करना होता है कैसे हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल है, एक आइटम है, आइटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के आसपास में सारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। देखा है किसी ने? देखा किसी ने नहीं है, जस्ट वी आर इमेजिन। जैसे सन है, सन के आसपास में सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, अर्थ में हमारा अर्थ भी रिवॉल्व करता है। देखा है आज तक किसी ने? देखा किसी से नहीं है, लेकिन फिर भी हम इमेजिन करते हैं। तो फिजिकली पूरा का पूरा इमेजिनरी पोजीशन है, पूरा इमेजिन करना पड़ता है।
और इसके अंदर आप थोड़ा सा लॉजिक लगा लोगे तो फिजिक्स आराम से क्लियर कर सकते हो पूरा। ठीक है, तो हम स्टडी करते हैं ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन होता क्या है, इसके बारे में आप वो बहुत सारी थ्योरी लिखी है। इसके जो फाउंडर थे सर इसैक न्यूटन, जो एप्पल ऊपर से नीचे गिरा था, नीचे क्यों गिरा, रीज़न क्या था, इस वजह से इसका पूरा इन्वेंशन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, वो हमने 9th स्टैंडर्ड में उससे पहले क्लासेस में हमने स्टडी किया था, तो उसके ऊपर हम डीप स्टडी नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं, ग्रेविटेशन। ठीक है, व्हाट इज ग्रेविटेशन? इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। अब यूनिवर्स के अंदर कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं तो दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशन। ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the two objects in the universe is known as gravitation। ठीक है, बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है ग्रेविटेशन का। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम ग्रेविटेशन खत्म हो गया, अभी नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे जो कि हमारा फोर्स है। फोर्स, बेसिकली फोर्स के बहुत सारे डेफिनेशन हैं, एक दो डेफिनेशन हम स्टडी करते हैं जो नियरली हमने 9th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था। व्हाट इज फोर्स? द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सीलरेशन, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। ये हमने 9th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था जो कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था। ठीक है, अब इसमें फिर से डाउट आएगा, व्हाट इज मास, फिर व्हाट इज एक्सीलरेशन। मास क्या होता है? द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन आइटम इज नोन एज मास। एक्सीलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सीलरेशन। ठीक है, ये फर्स्ट डेफिनेशन हो गया। ठीक है, अब सेकंड डेफिनेशन हम स्टडी करेंगे। सेकंड डेफिनेशन जो है, इट इज नेसेसरी टू चेंज द स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ ए ऑब्जेक्ट। अब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर मुझे उसका डायरेक्शन चेंज करना है तो मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो उसका डायरेक्शन भी चेंज होगा और उसकी स्पीड भी चेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक व्हीकल कंटिन्यूसली मूव हो रही है इन अ लीनियर मोशन, अगर कंटिन्यूसली मूव हो रही है नियरली 100 किलोमीटर पर आवर, तो सडनली मैंने उसके ऊपर ब्रेक लगवा दिया। जब मैंने ब्रेक मारा तो उसका अचानक से वो स्टॉप हो जाएगी, उसका डायरेक्शन भी चेंज हो गया एज वेल एज उसका मूवमेंट भी चेंज हो गया। मोशन था, मोशन चेंज हो गया पूरा। कंटिन्यूसली रोटेशन ऑफ फैन, फैन रोटेट हो रहा है, मैंने उसको ऑफ कर दिया तो उसका स्पीड कम हो गई, उसकी स्पीड कम होने जाना और चेंज हो जाना। ठीक है, दिस इज नोन एज द फोर्स। अब नेक्स्ट थिंग है मोशन। इससे पहले हमें डेफिनेशन देते हैं। नेसेसरी टू चेंज स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट थिंग हम मोशन स्टडी करेंगे। मोशन क्या होता है? बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है मोशन का, चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव हो रहा है तो उसे हम कहते हैं मोशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होना। मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज मोशन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अभी मोशन हमने स्टडी किया। मोशन ऐसे नहीं कि मोशन सिंपल होता है, मोशन के अंदर बहुत सारे टाइप्स होते हैं। लीनियर मोशन होता है, रैंडम मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है, अनयूनिफॉर्म या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर फैन रोटेट हो रहा है, ठीक है, तो फैन कैसे रोटेट होता है? लीनियरली जाता है क्या? गोल घूमता है ना, गोल घूमता है तो उसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। अगर फिर अगर आप एग्जांपल ले लो, अगर एक एरोप्लेन है,
अगर एरोप्लेन टेक ऑफ ले रहा है या फिर टेक अप ले रहा है और उड़ भी रहा है तो भी वो स्ट्रेट पोजीशन में जाता है, तो उसे हम कहते हैं लीनियर मोशन। ठीक है, तो आप स्टडी करेंगे सर्कुलर मोशन। ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर कंटिन्यूअसली एक सर्कल में घूम रहा है तो उसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल सन है और यहाँ पर अर्थ है। जो हमारा जो सन होता है सॉरी जो हमारा अर्थ होता है वो भी दो मूवमेंट करता है। एक तो होता है आपस में ऐसे ही घूमना, ऐसे ही घूमता है, इसलिए तो वापस 24 आवर्स 12 आवर्स डे और 12 आवर्स नाइट होती है। यहाँ पे मून होता है। अब जो फेस अर्थ का जो सरफेस ये साइड पे रहेगा तो यहाँ पे रात होगी और जो सरफेस यहाँ पर होगा वहां पर दिन होगा। तो वैसे ये कंटिन्यूअसली यहाँ पे इसको रोटेट होने के लिए मिनिमम 12 आवर्स लगते हैं। अगर ये पार्ट यहाँ पे था तो ये मूवमेंट करेगा 12 आवर्स के बाद यहाँ आएगा, तो यहाँ वालों को यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर रात होगी और यहाँ वालों को दिन होगा। ये एक रोटेशन हो गया। अब दूसरा रोटेशन जो होता है अर्थ का वो ऐसे होता है। ऐसे घूमने के बाद ये क्या होता है, जो हमारा कैलेंडर ईयरली जो चेंज होता है वो होता है ये मूवमेंट के बेसिस पे। ठीक है, जो हमारा डे और नाइट का पोजीशन है वो इसके ऊपर डिपेंड होता है, और जो हमारा कैलेंडर चेंज होता है ईयरली वो बेसिस ऑफ ये रिवोल्यूशन के ऊपर होता है। ठीक है, अब जो अर्थ रोटेट करता है सन के पूरा तरफ में पूरा सर्कल कंप्लीट करता है। कंप्लीट करने में कुछ ना कुछ टाइम लगता होगा। ऐसा नहीं कि गाड़ी ले लिया 100 की स्पीड मार लिया तो 10 मिनट में हो गया पूरा। ठीक है, 100 की स्पीड से गाड़ी लिया तो घूम गया तो ये राउंड हो गया, ऐसे तो नहीं होता ना। तो हम गाड़ी का व्हीकल जो होती है वो हम हमारे हाथ से मूवमेंट करते हैं, कभी 100 की जाती है कभी 150 जाती है। बट जो अर्थ का जो रोटेशन होता है अराउंड द सन, जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करते हैं। इसीलिए हर 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है। लीप ईयर कैसे आता है, ये डिपेंड करता है ये रिवोल्यूशन के ऊपर। ठीक है, तो जब अर्थ यहाँ से स्टार्ट करेगा तो पूरा एक ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए उसको लगते हैं मिनिमम 12 मंथ प्लस 6 आवर्स। एक रिवोल्यूशन के लिए उसको लगता है 12 मंथ प्लस 6 आवर्स। ठीक है, तो हर साल में अगर एक बार पूरा राउंड कंप्लीट कर लेगा तो 12 मंथ जाएंगे प्लस 6 आवर्स जाएंगे। तो ऐसे ही कंटिन्यूअसली अगर 3 रिवोल्यूशन करेगा तो कितने हो जाएगा, 12 मंथ्स प्लस 6 आवर्स, 12 मंथ प्लस 6 आवर्स, कितना हो गया 3 years 18 आवर्स। ठीक है, तो जब 4th ईयर आता है तो उसमें भी लगेंगे 12 मंथ प्लस 6 आवर्स, 12 मंथ प्लस 6 आवर्स। तो कितना हो गया टोटल, एक 1 ईयर फिर ऐड हो जाएगा प्लस 6 आवर्स, तो कितना हो टोटल 4 years 24 आवर्स। 24 आवर्स मतलब कितना हुआ, एक दिन एक्स्ट्रा होता है। इसीलिए बेस्ड ऑन दिस रिवोल्यूशन इसके सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से हम लीप ईयर सेलिब्रेट करते हैं। हर 4 साल में जब 4 रिवोल्यूशन हो जाते हैं तो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, तो उसको हम एज ए लीप ईयर करके कंसिडरेशन करते हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर इन केस मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक थ्रेड लेता हूँ। ठीक है, थ्रेड एक कोना मेरे हाथ में रहेगा और दूसरा वाला एंड जो रहेगा उसको स्टोन टाई करूंगा और उसको रोटेट करूंगा। ठीक है, इसे घुमा रहा हूँ जबरदस्त, एक कांस्टेंट स्पीड से मैं घुमाऊंगा। घुमाने के बाद एक पर्टिकुलर उसकी स्पीड अटेंड होने के बाद वो कैसे घूमेगा, एक सर्कुलर मोशन में घूमेगा। ठीक है, तो घुमाते घुमाते अचानक मैंने उसको छोड़ दिया मेरे हाथ में से, रिलीज कर दिया मेरे हाथ में से, तो वो कहाँ जाएगा, तो घूमते घूमते ऊपर चला जाएगा, नहीं जाएगा। वो घूमते 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 आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड कम होती जाएगी। जब उसकी स्पीड कम होगी तो वो क्या करेगा, वो एज ए टेंजेंट मूव करते हुए निकल जाएगा सर्कल से। ठीक है, टेंजेंट क्या होता है, चौबेटे में पढ़ा था हमने। एक वो क्या टेंजेंट क्या होता है, एक्सटर्नल लाइन ड्रॉन द सरफेस फ्रॉम द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। जो सर्कल होता है, अचानक जब फोर्स अप्लाई सेंटर से फोर्स अप्लाई करते हो तो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। जब आप फोर्स अप्लाई करना बंद करते हो सेंटर से तो वो जो मूवमेंट होता है वो सर्कल के सरफेस से
एक्शन लाइन ड्रॉ होते हुए टेंजेंट बाहर निकलेगा, उसी में अगर ये पोजीशन पे जा रहा है तो यहाँ पे आएगा, अगर यहाँ से जा रहा है तो यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है, एक टेंजेंट ड्रॉ होता है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स इज नथिंग बट द फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड द सेंटर। सेंटर से कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं है, जितना भी वो गोल घूम रहा है, लेकिन उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कहाँ से हो रहा है? टुवर्ड द सेंटर। सेंटर से उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसीलिए हम उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका जो डेफिनेशन रहेगा, फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द सर्कल towards the force is acted toward the center of a circle is known as centripetal force, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो रहेगा, मैं इसका डेफिनेशन भी दे देता हूँ। Object moving in a circular position, ठीक है। नेक्स्ट सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? द फोर्स एक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट on any object moving along a circle and it is directed towards the center of the circle। सिंपल सा डेफिनेशन है, कोई भी फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रहा है, वो सर्कुलर घूम रहा है, तो उसका जो फोर्स रहेगा वो डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, सेंटर से उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन अलग होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अलग होता है। ग्रेविटेशन क्या होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। एक यूनिवर्स के अंदर दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स होता है उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है, ये एक अलग सा डेफिनेशन है पूरा। इसमें क्या बोलते हैं? द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स इज directly proportional to product of two masses and inversely proportional to square of distance between two objects। ठीक है, तो बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है? अगर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दोनों का मास अलग अलग है। इसका मास m1, इसका मास m2, ठीक है, और इनका जो डिस्टेंस रहेगा यहाँ से, इसका जो सेंटर है उसका यहाँ पर
डिस्टेंस है वो मैं डी लेता हूँ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या बोल रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किससे, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना, ठीक है, किसका, टू मासेस। अब दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का मासेस था, तो फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन करना है मुझे, किसका किसका, तो टू मासेस, मास वन इस ये ऑब्जेक्ट का मास m1 है, इसका मास चाहिए, इसको हम लेते हैं ऑब्जेक्ट ए, इसको हम लेते हैं ऑब्जेक्ट बी, ठीक है। ऑब्जेक्ट ए का मास कितना है m1, ऑब्जेक्ट बी का मास कितना है m2, ठीक है। बेसिकली ये फॉर्मूला हो गया f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2, ये होगा फर्स्ट, ठीक है। अब सेकंड, फिर क्या बोल रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली मतलब क्या होता है, अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी कम होती है। डायरेक्टली का मतलब, अगर इनकेस कोई भी चीज़ आप इंक्रीमेंट कर रहे हो, अगर इनकेस आप यहाँ पे मासेस बढ़ा रहे हो तो फोर्स भी बढ़ेगा, अगर आप मासेस घटा रहे हो तो फोर्स भी घटेगा। डायरेक्टली मतलब टोटली डिपेंड होना, एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड होगी तो हम उसे कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उसको हम लेते हैं एफ इज सेम सिंबल रहेगा, बस 1 नीचे आएगा, किसका है, स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर करना है मुझे, चलिए स्क्वायर किसका, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दोनों के ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, हमने किस में लिया, दोनों ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस डी में लिया है, तो ये हो गया डी का स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब दोनों अलग अलग थोड़ी है, एक ही का फॉर्मूला है, दोनों को कंबाइन करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 f is directly proportional to, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था m1 m2, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब 1 अपॉन आएगा, फिर अब दोनों साइड सेम था तो ये हो जाएगा इंटू 1 अपॉन जी स्क्वायर, ठीक है। तो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 1 वही आने वाला है, f is directly proportional to m1 m2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, ठीक है। अब कोई भी इक्वेशन आप सॉल्व करते हो तो उसके अंदर ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल नहीं होता है। जब आप कभी भी प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल निकालते हो तो उसके अंदर इज इक्वल टू रखते हो, तो उसके अंदर एक कांस्टेंट अप्लाई करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट m1 m2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे डी है, कभी कभी हम आर भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है दोनों ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आप किस में मेजर कर रहे हो। अगर आर में ले रहे हो तो यहाँ पे आर आएगा, अगर आप यहाँ पे डी ले रहे हो तो यहाँ पे भी डी आएगा, ठीक है। तो अब आपने कांस्टेंट अप्लाई किया है, तो कांस्टेंट हम क्या लेंगे, वो डिपेंड करता है टॉपिक के ऊपर। अगर हमने ग्रेविटेशन लिया है तो यहाँ पे भी ग्रेविटेशन का ही कांस्टेंट अप्लाई करेगा, जो हम लेते हैं कैपिटल जी, जी इज इक्वल्स टू m1 m2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो जी हमने अप्लाई किया है वो क्या है, जी इज ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ग्रेविटेशन कांस्टेंट। अब जैसे कि हम बोल रहे हैं ये कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होगी, चाहे आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करो और आप कहीं पे भी जाओगे तो जी की वैल्यू फिक्स रहेगी। तो जी की जो वैल्यू होती है वो होती है जी इज इक्वल्स टू 6.673 इंटू 10 रेज टू -11 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर केजी, ठीक है। ये उसका यूनिट है, ठीक है। अब देखिए जी की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है, ये कांस्टेंट है, ये यूनिवर्स में कहीं पे भी जाओगे जी किसके ऊपर, इसके ऊपर कौन सी भी फैक्टर अफेक्ट नहीं करता, जैसे कि ह्यूमिडिटी हो या फिर डिस्टेंस हो या फिर टेम्परेचर हो, आप कुछ भी चेंज करोगे कभी भी जी की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है, इसीलिए हम इसे कहते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट। आप यूनिवर्स में कहीं पे भी जाओगे इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, इसीलिए इसका और एक भी नाम है, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जो भी मैंने बताया था 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला भी आ सकता है, इसके ऊपर प्रॉब्लम भी आ सकता है, ठीक है। अब ये जो यूनिट आया है, ये यूनिट कहाँ से आया है, अब हम ये स्टडी करते हैं यूनिट कहाँ से आया है, ठीक है। तो हम यही फॉर्मूले को लेकर एक्सप्लेन करेंगे, f इज इक्वल्स टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, जी की वैल्यू निकालनी है,
ठीक है, तो बाकी सारे टर्म एक तरफ और जी के टर्म एक तरफ, ये डी डिनोमिनेटर में था, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन एफ इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी m1 m2। ठीक है, मुझे सिर्फ और सिर्फ जी चाहिए, m1 m2 नहीं चाहिए, तो इसको वापस इधर शिफ्ट करते हैं हम लोग, एफ इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2 नीचे आ गए इज इक्वल्स टू जी। नीचे कैसे आए, क्योंकि प्रोडक्ट में थे, जब कोई भी चीज़ प्रोडक्ट में होती है तो इजिकल टू हो जाती है, तो डिनोमिनेटर में जाती है। अगर इनकेस लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड में जाएगी तो नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, ये हो गया। अब फोर्स हम किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में करते हैं, यहाँ पे न्यूटन। डिस्टेंस है, डिस्टेंस किस में मेजर होता है, मीटर में होता है। ठीक है, मीटर, डी का स्क्वायर है तो मीटर का भी स्क्वायर आएगा डिवाइडेड बाई m1। मास है, m1 मतलब मास है ना, मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1 मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी। तो जो मास होता है, मास किस में मेजर होता है, केजी में होता है। मास 1 है, इसका केजी, मास 2 है, ये भी केजी, इज इक्वल टू जी। therefore g is equals to न्यूटन मीटर स्क्वायर, केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर। इसी तरीके से इसकी जो फॉर्मूला है यहाँ से आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है।